हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्रेजी फॉर फैशन। मैं सुनीता आज फिर से एक एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर के साथ, जो कि है हमारा क्वेश्चन पेपर नंबर 8। इसमें आज हम जो है 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन सभी लोगों को ऑल द बेस्ट जिनका आज सीटीएस या सीआईटीएस का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे से कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग जब भी एग्ज़ाम दीजिएगा घबराइएगा नहीं। आप अपने क्वेश्चन पेपर जब भी आपका ओपन हो, आप अपने क्वेश्चन पेपर को 1 से 2 बार पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे फैशन में या फिर जो कि हमारे ड्रेस मेकिंग में कई कई टर्म्स ऐसे होते हैं जो हिंदी में समझ नहीं आते हैं, इंग्लिश में आते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है जो इंग्लिश में नहीं समझ आते हैं वो हिंदी में समझ आते हैं। सो फ्रेंड, हमारी उसमें बोथ लैंग्वेज होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो प्लीज़ आप लोग जो है दोनों लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन को क्लियर कीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग उस पर जो है सही का निशान लगाइएगा। सो फ्रेंड, ऑल द बेस्ट। आप लोग अपना एग्ज़ाम अच्छे से करके आए। और ये वीडियो आज उन लोगों के लिए है जिन लोगों का एग्ज़ाम कल है, मतलब 17 तारीख को है। सो आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन और हैं। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ने से पहले ये कहना चाहेंगे कि आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो सके। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी जानकारी है एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर के, उसका जो रिज़ल्ट कब आएगा, काउंसलिंग डेट कब आएगी, कट ऑफ क्या है, तो उन सभी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो फ्रेंड, बढ़ते हैं हम हमारे आज के क्वेश्चन पेपर की तरफ, क्योंकि 15 क्वेश्चन है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बगैर जो है टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड, ये है हमारे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेन व्यू। इसमें पूछा गया है कि हमारी जो प्लेन व्यू है वो इसमें से कौन से फैब्रिक में की जाती है। प्लेन व्यू मतलब अप एंड डाउन का जो प्रोसेस चलता है हमारी वीविंग में, वो इनमें से किस फैब्रिक में है। सो फ्रेंड, पहला ऑप्शन है यहाँ पे हमारा मसलिन, जिसे हम लोग मार्किन भी बोलते हैं हिंदी में, जो कि ड्रेपिंग के लिए यूज होता है फैब्रिक। दूसरा है डेनिम। डेनिम जो हमारे जीन्स के जो हमारा जीन्स का फैब्रिक होता है वो हमारा डेनिम कहलाता है। एंड थर्ड है शिफॉन। शिफॉन की साड़ी, दुपट्टे ये सभी बनते हैं। एंड वेलवेट। वेलवेट का कपड़ा जो है वो हमारा वीविंग उसमें नहीं होती है फ्रेंड्स। वेलवेट जो काफ़ी चिकना रहता है मखमल टाइप में, उसे हम लोग वेलवेट कहते हैं। सो फ्रेंड, आप लोगों ने देखा होगा कि शिफॉन है, डेनिम है, वेलवेट है, इन सभी में वीविंग होती है, लेकिन अप एंड डाउन की वीविंग नहीं होती है। इसमें जो हमारी वीविंग है वो दूसरी टाइप की होती है। लेकिन मसलिन एक ऐसा फैब्रिक है, अगर आप लोगों ने कभी लिया हो या ड्रेपिंग के लिए लिया हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें जो है अप एंड डाउन का प्रोसेस रहता है, तो वहाँ पे जो है प्लेन व्यू रहती है। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल होगा, जो आंसर है वो है मसलिन। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ट्विल व्यू। इसमें पूछा गया है कि ये इसमें से ट्विल व्यू किस में हुई है। सो फ्रेंड, ट्विल व्यू, अगर आपने वीविंग पढ़ा होगा तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि बहुत तरीके की जो है वीविंग होती है। प्लेन है, ट्विल है, हनीकॉम्ब है, ये जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन की जो हमारी वीविंग होती है। कपड़े के सरफेस को अलग अलग टेक्सचर देने के लिए हम लोग वीविंग का यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमें ट्विल व्यू के बारे में पूछा गया है। तो अभी हमने पढ़ा कि मसलिन में प्लेन व्यू होती है, शिफॉन वेलवेट जो है मखमल टाइप का होता है, तो उसमें हमें वीविंग अपीयर होती ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो है डेनिम, डेनिम हमारा ऑप्शन सही होगा। डेनिम फैब्रिक में हमारा जो है ट्विल वीव की जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द थ्रेड साइज
यूज फॉर लाइट वेट फैब्रिक। इसमें पूछा गया है हल्के वजन वाले कपड़े में किस नंबर के धागे का प्रयोग किया जाता है। पहला है 20, दूसरा है 30, चौथा है 40 और पांचवा है 50। फ्रेंड्स, हमारे निडल हो या हमारे थ्रेड हो, इसमें जितने ज़्यादा नंबर का धागा होगा वो धागा उतना ही फाइन होगा, और जितने कम नंबर का धागा है, जितने कम नंबर की सुई होगी, वो उतनी ही ज़्यादा मोटी होगी। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि इसमें अगर हम ज़्यादा नंबर का थ्रेड लेते हैं तभी वो हमारा काफ़ी फाइन होगा। तो यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा फाइन सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है, यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा नंबर है 50। तो यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा फाइन जो थ्रेड है वो है 50 नंबर साइज का। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, जो कि है 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई दी सीड फाइबर। इसमें से जो हमारा फाइबर है वो ऐसा कौन सा है जो बीज से प्राप्त होता है। पहला है कॉटन, दूसरा है नायलॉन, तीसरा है पॉलिस्टर और चौथा है एक्रिलिक। फ्रेंड्स, अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो आप सभी लोग ये देख पा रहे होंगे कि कॉटन को छोड़ के हमारे नीचे के जो 3 ऑप्शन हैं ये सारे मैन मेड फाइबर के ऑप्शन है। तो यहाँ पे एक बचा हमारा क्या, कॉटन। कॉटन ही एक ऐसा फाइबर है यहाँ पे जो हमें पौधे से प्राप्त होता है। जो हमारे कॉटन जो ट्री होता है उसमें से, या कॉटन प्लांट का जो सीड होता है उसके अंदर से, या फिर उसका जो फ्लावर निकलता है उसमें से हमें कॉटन का फाइबर मिलता है। उसके बाद हम लोग इसमें अलग अलग तरीके का जो है प्रोसेस करके हम लोग कॉटन का फैब्रिक बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू कॉल द लेंथ वाइज यार्न इन अ फैब्रिक। इसमें पूछा गया है जो हमारे लेंथ वाइज यार्न होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि जो हमारा फैब्रिक बनता है ये वार्प और वेफ्ट के द्वारा बनता है। तो हमारा क्या होता है, वार्प जो होता है वो धागा हमारा लूम में फंसा होता है पहले से ही, जो हमारा लंबाई की दिशा में होता है। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, वेफ्ट का जो धागा होता है उसे हम लोग जो है इंटरलेस करते हैं, तब हमारे फैब्रिक का निर्माण होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वार्प मतलब लेंथ वाइज यार्न जो हमारे लूम पर ही लगा होता है। तो यहाँ पे लेंथ वाइज यार्न ही पूछा गया है, तो लेंथ वाइज यार्न हमारा वार्प है। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, जो कि है वार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ विल यू कॉल द नैरो वोवेन एज ऑफ द अदर साइड ऑफ द क्लॉथ। इसमें पूछा गया है कि किसी भी क्लॉथ की नैरो या काफ़ी पतली किनारी को हम लोग क्या कहते हैं। पहला है वार्प, दूसरा है वेफ्ट, तीसरा है सैल्वेज और चौथा है ग्रेन। सो फ्रेंड, अभी मैंने बताया कि वार्प थ्रेड या वार्प यार्न वो होता है जो हमारे लूम पर लगा होता है लेंथ वाइज, वेफ्ट जिसे हम इंटरलेस करते हैं, और ग्रेन क्या होता है फ्रेंड्स, ग्रेन होती है उसकी दिशा। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया, यहाँ पूछा गया नैरो एज। तो एज किनारी क्या होती है फ्रेंड्स, किसी भी फैब्रिक की किनारी को हम लोग सैल्वेज बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, सैल्वेज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि किसी भी फैब्रिक की जो हमारी नैरो एज होती है, नैरो किनारी होती है, उसे हम जो है सैल्वेज के नाम से भी जानते हैं। सो फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन दी बेसिक प्लीट। इसमें पूछा गया है कि हमारी बेसिक प्लीट कौन सी है। तो फ्रेंड, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो सबसे बेसिक प्लीट है वो कौन सी है, हमारी नाइफ प्लीट, या हम कह सकते हैं वन वे प्लीट। सबसे पहले अगर किसी भी प्लीट का निर्माण हुआ है या बनाई गई है तो हमारी नाइफ प्लीट ही बनाई गई है। उसके बाद हमने अलग अलग प्लीट का वेरिएशन किया है। फॉर एग्जांपल बॉक्स है, इन्वर्टेड है, और जो है डबल साइड प्लीट है। तो इन सारी प्लीट का बाद में सबसे पहले इसकी जो बेसिक प्लीट है वो हमारी नाइफ प्लीट है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पहला क्वेश्चन नंबर 9 है स्टेम स्टिच इज अ टाइप ऑफ।
इसमें पूछा गया जो हमारी स्टेम स्टिच है वो किस तरीके की स्टिच है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे फ्लैट स्टिच, दूसरा है लूप, तीसरा है क्रॉस एंड चौथा है नॉट। सो फ्रेंड, आप सभी लोग जानते हैं जो हमारी स्टेम स्टिच है वो हमारे लूप के द्वारा नहीं बनती है, क्योंकि लूप के द्वारा हमारी चेन स्टिच बनती है जितने भी वेरिएशन है हमारे चेन के, और इसके अलावा हमारी लेजी डेजी बनती है, तो यहाँ पे स्टेम स्टिच नहीं आएगा। क्रॉस स्टिच फ्रेंड क्रॉस स्टिच के द्वारा भी नहीं बनती है और ना ही नॉट स्टिच के द्वारा बनती है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर पहला बचा जो कि है फ्लैट स्टिच। तो स्टेम स्टिच हमारी फ्लैट स्टिच है, फ्लैट टाइप की स्टिच है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेकोरेटिव स्टिच। इसमें पूछा गया है कि जितनी भी हमारी चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से डेकोरेटिव स्टिच कौन सी नहीं है जिसका यूज हम लोग अपने गारमेंट पर डेकोरेशन के लिए नहीं करते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे इंटरलेस हेम स्टिच, दूसरा है लेडर हेम स्टिच, तीसरा है हेमिंग और चौथा है फैगोटिंग। सो फ्रेंड, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो हेमिंग होती है या तुरपाई होती है इसका यूज़ हम लोग डेकोरेशन के लिए कभी भी नहीं करते हैं। इसका यूज़ हम लोग जो है अपने रॉ एजेस को फिनिश करने के लिए करते हैं, या फिर नेक लाइंस को हो गया, या फिर हमारे किसी भी कुर्ती की जो किनारी होती है उनको फिनिश करने के लिए हम लोग हेमिंग का यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमारी हेमिंग या फिर हम हिंदी में कह लें कि तुरपाई एक ऐसी स्टिच है जिसका यूज़ हम लोग डेकोरेशन के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक ब्लाइंड स्टिच होती है, ये तो वैसे भी नहीं दिखती है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्क विद रॉन्ग साइड ऑफ द फैब्रिक। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो बैक साइड से किया जाता है। सो फ्रेंड, आप सभी लोग जानते हैं कि जो काउचिंग है हमारा ये हमारा ऊपर से ही बनता है, स्पाइडर वेव भी हमारी फ्रंट साइड से ही बनती है, एंड फ्लाई स्टिच भी हमारी फ्रंट साइड से ही बनती है। जब मैंने अपने जो है चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी की जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारी चिकनकारी है ये हमारी एक शैडो वर्क एम्ब्रॉयडरी है, और मैंने वहाँ पे आपको जो है चिकनकारी को दो तरीके से बना के बताया था, एक तो बैक साइड से और दूसरा फ्रंट साइड से। सो फ्रेंड, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि यहाँ पे जो हमारा शैडो वर्क है वो है हमारा बैक साइड से जो वर्क किया जाता है वो है हमारा शैडो वर्क, क्योंकि ये हमारा काफ़ी हल्के फैब्रिक पे किया जाता है, तो जिसका शैडो हमें जो है अपने फ्रंट साइड पे भी दिखाई देता है यहाँ, तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही होगा जो है शैडो वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लुक्स लाइक रोज फ्लावर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा स्टिच है जो देखने पर हमें गुलाब के जैसे या गुलाब के फूल के जैसे दिखता है। सो फ्रेंड, फ्रेंच नॉट आप लोग जानते होंगे कि फ्रेंच नॉट भी हमें गुलाब के फूल की तरीके नहीं दिखता है, ना ब्लैंकेट स्टिच दिखती है, क्योंकि ब्लैंकेट स्टिच का यूज़ हम लोग रॉ एजेस पे करते हैं, और स्पाइडर वेव भी जो है एकदम रोज़ की तरह नहीं दिखती है, लेकिन जो यहाँ पे बुलियन स्टिच है हमारी वो एकदम रोज़ की तरह दिखती है। आप लोगों ने अगर बनाया होगा तो देखा होगा कि जो हमारी रोज़ स्टिच है या फिर बुलियन स्टिच को हम लोग रोज़ स्टिच के बारे नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेंडी मटेरियल इज सुटेबल फॉर। इसमें पूछा गया जो ऑर्गेंडी का फैब्रिक है वो इसमें से किस वर्क के लिए या किस काम के लिए जो है एकदम सुटेबल है, एकदम सही है। पहला इसमें है पैच वर्क, दूसरा है मिरर वर्क, तीसरा है एप्लिक वर्क एंड चौथा है तिल्ला वर्क। फ्रेंड, ये जो मिरर वर्क है और तिल्ला वर्क है ये तो हमारी एम्ब्रॉयडरी है, तो एम्ब्रॉयडरी के लिए हमें किसी भी फैब्रिक की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए। और दूसरा है पैच वर्क। फ्रेंड, पैच वर्क जो है हमारे दो टाइप्स के होते हैं, मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगी। पैच वर्क जो है हमारे दो टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पे पैच वर्क के लिए हमें
फैब्रिक की आवश्यकता होती है, लेकिन ऑर्गेंडी के फैब्रिक की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हमारे 3 ऑप्शन गलत हो गए। हमारा ऑप्शन नंबर क्या बचा? 3, जो कि है एप्लिक वर्क। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा एप्लिक वर्क सही होगा। फ्रेंड्स, जो हमारा यहाँ पे ऑर्गेंडी मटेरियल है उस पे ही हमारा ज़्यादातर एप्लिक वर्क होता है, लेकिन इसके अलावा जो है लोग अपने इच्छा के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार एप्लिक वर्क को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन फैब्रिक हो गया, मतलब अपने अकॉर्डिंग अगर किसी को अपने मैचिंग का एप्लिक लगाना है तो अपने किसी भी जो है टाइप के फैब्रिक का या मटेरियल का यूज कर सकता है, लेकिन इसमें जो मेनली हमारा वर्क होता है ऑर्गेंडी से वो एप्लिक वर्क ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलो इज नॉट अ डेकोरेटिव स्टिच। इसमें पूछा गया है कि इसमें से ऐसी कौन सी स्टिच है जो कि डेकोरेटिव चीज नहीं है। सो फ्रेंड, ये क्वेश्चन हमने पीछे भी पढ़ा है, अभी एक पिछली स्लाइड में, लेकिन ये देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे भी वैसा ही वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया है। सो फ्रेंड, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे भी वही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी स्टिच है जिसका यूज़ हम लोग सजावट के लिए नहीं करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे स्टेम स्टिच, बैक स्टिच, चेन स्टिच और हेम स्टिच। फ्रेंड, वहाँ पे ऑप्शन था हमारा हेमिंग। हेमिंग मतलब भी तुरपाई होता है और हेम मतलब भी तुरपाई ही होता है। तो आप लोगों ने पीछे पढ़ा तो आप लोग इजली से कर पाएंगे। और अगर आपके एग्ज़ाम में आता है अगर हेमिंग की जगह हेम दिया हुआ है तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है केजिंग सुटेबल फॉर पेटीकोट। इसमें पूछा गया है पेटीकोट में कौन सी केजिंग सही होगी। केजिंग मतलब होता है जिसमें हम लोग इलास्टिक या फिर जो है डोरी वगैरह डालते हैं बांधने के लिए, तो यहाँ पे उसको केजिंग बोला गया है। तो यहाँ पे हम लोग जो है पूछा गया है केजिंग विद ड्रॉ स्ट्रिंग, मतलब जो हमारी केजिंग है उसमें हम लोग डोरी के साथ बनाएंगे, केजिंग विद इलास्टिक, इलास्टिक के साथ, और केजिंग विद हीडिंग, हीडिंग के साथ, एंड अप्लाइड केजिंग, ओनली केजिंग। तो यहाँ पे जो है आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा पेटीकोट होता है उसमें हम लोग हमेशा डोरी का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, केजिंग विद ड्रॉ स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेंथ ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर कंटिन्यूअस प्लेकेट। इसमें पूछा गया है कि हमारी जो कंटिन्यूअस प्लेकेट है अगर आप लोगों ने बनाई होगी तो जानते होंगे उसको बनाने के लिए हमें कितने लेंथ के रिक्वायर्ड होती है या फिर आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, जो हमारी कंटिन्यूअस प्लेकेट होती है ये इसमें बोथ साइड जो है हमारा एक ही फैब्रिक का जो पीस है वो यूज़ होता है, इसीलिए हम इसे कंटिन्यूअस प्लेकेट भी कहते हैं। सो फ्रेंड, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लेंथ ऑफ प्लेकेट, प्लेकेट की लेंथ के बराबर, डबल लेंथ ऑफ प्लेकेट, प्लेकेट की डबल लेंथ के बराबर, 1.5 टाइम द लेंथ ऑफ प्लेकेट एंड 2.5 टाइम्स द लेंथ ऑफ प्लेकेट। सो फ्रेंड, मैंने आपको बताया जो कंटिन्यूअस प्लेकेट है इसको बनाने के लिए हम लोग एक ही जो है लंबा फैब्रिक लेते हैं दोनों साइड बनाने के लिए। तो यहाँ पे दोनों साइड बनाने के लिए हम एक ही फैब्रिक लेंथ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डबल लेंथ ऑफ प्लेकेट, प्लेकेट के लंबाई के दोगुना हम लोग लेंगे। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लेकेट इज नेहरू कुर्ता। नेहरू कुर्ता में किस तरीके की प्लेकेट बनती है, या फिर प्लेकेट को हम लोग हिंदी में बटन पट्टी भी बोलते हैं। सो फ्रेंड, जो हमारे जेंट्स कुर्ता होते हैं या नेहरू कुर्ता होते हैं उसमें कंटिन्यूअस प्लेकेट का यूज़ नहीं करते हैं। कंटिन्यूअस प्लेकेट का यूज़ फ्रेंड्स ज़्यादातर टी शर्ट्स में होता है। एंड दूसरा है फेस्ड प्लेकेट, तीसरा है 1 पीस प्लेकेट और चौथा है 2 पीस प्लेकेट। सो फ्रेंड, नेहरू कुर्ता में हमारी फेस्ड प्लेकेट का यूज़ होता है। जितने भी मैक्सिमम जेंट्स कुर्ता होते हैं उन सभी में जो है फेस्ड प्लेकेट का ही यूज़
होता है। इसके अलावा जो है हर इंडिविजुअल पर्सन अपनी पसंद के अनुसार प्लेकेट या डिज़ाइन का यूज़ कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो नेहरू कुर्ता पूछा गया है स्पेशली, तो उसमें हमारा फेस्ट प्लेकेट ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लेकेट विथ प्लीट, प्लीट इज पार्ट ऑफ। इसमें पूछा गया है प्लीट के साथ जो प्लेकेट बनती है वो किसका पार्ट है। इसमें पहला है क्लासिक शर्ट, दूसरा है पठानी शर्ट, तीसरा है पोलो शर्ट एंड चौथा है बुश शर्ट। सो फ्रेंड, क्लासिक शर्ट में भी प्लीट के साथ प्लेकेट नहीं बनती है, ना ही पोलो और बुश शर्ट में। यहाँ पे हमारा पठानी शर्ट ऐसा शर्ट है जिसमें हम लोग प्लेकेट के साथ प्लीट बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लेकेट यूज्ड इन पेटीकोट। हमारे जो पेटीकोट की जो प्लेकेट होती है साइड में, उसमें हम लोग किस तरीके का जो प्लेकेट है वो बनाते हैं। सो फ्रेंड, आप सभी लोगों ने देखा होगा या पढ़ा होगा कि जो हमारी पेटीकोट में जो प्लेकेट बनती है वो हमारी होती है कंटिन्यूअस प्लेकेट। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। फ्रेंड्स, 2 पीस प्लेकेट या फिर 1 पीस प्लेकेट उस जगह पर बनती है जहाँ पे हमारा जो ओपनिंग पार्ट है वो दोनों अलग अलग हो जाता है, राइट साइड अलग एंड लेफ्ट साइड अलग। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो है दोनों साइड या दोनों पार्ट ऐड रहते हैं, थोड़े में ही प्लेकेट बनानी होती है, वहाँ पे मैक्सिमम हमारी कंटिन्यूअस प्लेकेट यूज़ होती है। तो जैसे कि टी शर्ट में हमारा थोड़ी सी ओपनिंग रहती है तो वहाँ पे भी हमारी कंटिन्यूअस प्लेकेट ही यूज़ होती है, और पेटीकोट में भी हमारी थोड़ी सी ही जो है ओपनिंग रहती है तो वहाँ पे भी हमारी कंटिन्यूअस प्लेकेट ही बनती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ बैग लाइक रिसेप्टेकल स्टिच टू अ गारमेंट इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है प्लेकेट, दूसरा है पॉकेट, तीसरा है कॉलर एंड चौथा है कप। सो फ्रेंड, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है ये सही होगा, क्योंकि जो है बैग लाइक अ बैग, बैग क्या है, पॉकेट हमारा एक तरीके का बैग ही है जिसका यूज़ हम लोग अपने सामान रखने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेल्ट पॉकेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वेल्ट पॉकेट का एग्जाम्पल क्या है। सो फ्रेंड, यहाँ पे वेल्ट पॉकेट का उदाहरण इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पैच पॉकेट, स्लैश पॉकेट, इंसीम पॉकेट एंड फ्रंट हिम पॉकेट। सो फ्रेंड, पैच पॉकेट भी यहाँ पे वेल्ट पॉकेट नहीं होगी, क्योंकि जो है हमारी ये पॉकेट जो है पैच करके लगाई जाती है। इंसीम पॉकेट जो होती है हमारी वो हमारी सीम के साथ ही बनती है, एंड फ्रंट हिम पॉकेट भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बचा है वो है स्लैश पॉकेट। स्लैश पॉकेट ही हमारी वेल्ट पॉकेट का एक उदाहरण है, क्योंकि ये हमारे फैब्रिक को कट करके बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडेरियन इज टाइप ऑफ। इसमें पूछा गया है मंडेरियन क्या है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने अपनी वीडियो में बताया भी है, पूछा भी था। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि मंडेरियन जो है एक तरीके का कॉलर होता है जो कि कुर्ते, टी शर्ट या किसी भी जगह पे बनाया जाता है, किसी भी गारमेंट पे बनता है। सो फ्रेंड, यहाँ पे जो है मंडेरियन है हमारा वो एक तरीके का कॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर का, जिसमें पूछा गया है बेसिक 3 टाइप्स ऑफ पॉकेट आर। इसमें पूछा गया है कि जो हमारी बेसिक 3 पॉकेट हैं वो कौन कौन सी है। पहला है पैच, सिंगल बोन एंड डबल बोन, तीसरा है पैच फ्रंट हिप एंड वेल्ट पॉकेट, तीसरा है पैच फ्रंट एंड बैक हिप पॉकेट एंड चौथा है पैच इंसीम एंड स्लैश पॉकेट। सो फ्रेंड, आप सभी लोग जानते हैं कि पैच पॉकेट तो हमारी जो है बेसिक पॉकेट है ही, लेकिन सिंगल बोन एंड डबल बोन, फ्रंट हिप एंड वेल्ट पॉकेट, फ्रंट हिप एंड बैक हिप पॉकेट, ये सारी जो है हमारी बेसिक नहीं है, तो पॉकेट ही लेकिन बेसिक नहीं है। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमारी बेसिक पॉकेट कौन सी है, पैच पॉकेट, इंसीम पॉकेट एंड स्लैश पॉकेट।
इन सभी का ही जो है वेरिएशन ही है बाकी सारी पॉकेट। फ्रेंड्स, वेरिएशन किस टाइप का? स्लैश पॉकेट जो होती है हमारी, वो फैब्रिक को कट करके बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल स्लैश पॉकेट का वेरिएशन जैसे सिंगल बोन एंड डबल बोन पॉकेट, ये भी हमारी जो है स्लैश पॉकेट का ही उदाहरण है। सो यहाँ पे फ्रेंड हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलर। इसमें से जो निम्नलिखित 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कॉलर का ऑप्शन कौन सा नहीं है? फ्रेंड, आप लोगों ने अगर टाइप्स ऑफ कॉलर पढ़ा होगा तो उसमें इन सभी कॉलर के बारे में पढ़ा होगा। फ्रेंड, सॉल भी एक कॉलर होता है, पीटर पैन भी कॉलर होता है और मंडेरियन भी एक कॉलर होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है वो है पीटल। फ्रेंड्स, पीटल जो है हमारी एक स्कर्ट का टाइप है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो गलत होगा। तो यहाँ पे मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है ये कॉलर का टाइप नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंड कॉलर। यहाँ पे पूछा गया है कि स्टैंड कॉलर इसमें से कौन सा नहीं है। पहला है चाइनीज, मंडेरियन और बैंड। फ्रेंड, ये तीनों कॉलर जो हैं ये तीनों स्टैंड कॉलर हैं एंड इसमें से जो लास्ट ऑप्शन है इटॉन कॉलर, ये जो है स्टैंड कॉलर का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्लीव विदाउट आर्म होल। इसमें पूछा गया है ऐसी कौन सी स्लीव है जो बगैर आर्म होल के बनती है। सो फ्रेंड, आप सभी लोग जानते हैं जो हमारी मैगयार स्लीव होती है वो बगैर आर्म होल के ही बनती है। इसका यूज जो है, इस स्लीव का यूज मैक्सिमम हम लोग टी शर्ट्स में करते हैं या टॉप में करते हैं, तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्लीव एक्सटेंडेड टू नेक लाइन। ऐसी कौन सी स्लीव है जो नेक लाइन से बनाई जाती है। सो फ्रेंड, आप सभी लोग जानते हैं कि मैगयार स्लीव जो है वो भी हमारी नेक लाइन से नहीं बनती है। पफ स्लीव हमारी आर्म होल से लगती है, पीटर स्लीव भी हमारी आर्म होल से ही लगती है। फ्रेंड्स, जो हमारी रेगुलर स्लीव होती है वो हमारी नेक लाइन से बनती है क्योंकि ये हमारी तिरछे में लगी होती है। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाउंड बटन होल इज अ पार्ट ऑफ। इसमें पूछा गया है बाउंड जो बटन है, बाउंड बटन होल है वो किस गारमेंट का पार्ट है। सो फ्रेंड, जेंट्स शर्ट में भी बाउंड बटन का यूज नहीं होता है, ना कि जेंट्स कुर्ते में होता है, ना ही सफारी शर्ट में होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बाउंड बटन होल है वो स्पेशली जेंट्स कोट में यूज होता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जेंट्स कोट में किस तरीके के बटन होल का यूज होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि एक क्वेश्चन जो है, एक ही क्वेश्चन को किसी जो है अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। सो फ्रेंड, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे जो है बाउंड बटन होल जेंट्स कोट में बनता है या जेंट्स कोट में बाउंड बटन होल बनता है, तो आप कैसे भी क्वेश्चन आए तो आप लोग जो है ये ऑप्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निडल यूज इन डार्निंग। डार्निंग के लिए कितने नंबर की जो है निडल का यूज होता है। डार्निंग मतलब होता है किसी भी गारमेंट पे, फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी गारमेंट है फट जाता है तो हम लोग क्या कराते हैं, उसको फिलअप कराते हैं, वहाँ पे क्या होती है हमारी डार्निंग होती है। तो यहाँ पे जो है हमें पूछा गया है कि डार्निंग के लिए हम लोग कौन सी नीडल का यूज करते हैं। पहला है हैंड नीडल 11 एंड 12 नंबर की, हैंड नीडल 9 एंड 10 नंबर की, 8 एंड 9 नंबर की, 7 एंड 8 नंबर की। सो फ्रेंड, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही होगा 7 एंड 8 नंबर की, जो कि होती है हमारी हैंड नीडल, जिसका यूज़ हम लोग डार्निंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज पर्पस ऑफ फिश बोन स्टिच। फिश बोन स्टिच बनाने का पर्पस क्या होता है। फ्रेंड्स, फिश बोन को हम लोग हेरिंग बोन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन है लार्ज मोटिव, स्कैल्प, फिलिंग, थ्रेड मार्क।
सो फ्रेंड, फिश बोन स्टिच का या फिर हम लोग हेरिंग बोन स्टिच का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें लार्ज या फिर बड़ा मोटिव बनाना होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर पहला जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई प्रेसिंग इज इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ड्यूरिंग आफ्टर स्टिचिंग। इसमें पूछा गया है कि जो है हमारी स्टिचिंग के बाद जो है प्रेसिंग का प्रोसेस करना क्यों महत्वपूर्ण है। पहला अट्रैक्शन, दूसरा है ब्यूटी, तीसरा है रिमूव रिंकल्स एंड चौथा है स्मूथ। सो फ्रेंड, इसमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं, अट्रैक्शन, ब्यूटी एंड स्मूथ। फ्रेंड, ये तीनों ऑप्शन होते ही हैं, ये सारे तो बाद में ही, लेकिन उसका जो इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो क्या होता है, रिमूव रिंकल्स। जो हमारे गारमेंट पे स्टिचिंग के दौरान रिंकल्स पड़ गए हैं उनको हटाने के लिए हम लोग प्रेसिंग का यूज करते हैं। तो जब हमारी प्रेस हो जाती है गारमेंट तो अट्रैक्शन और ब्यूटी और स्मूथनेस उसमें ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसा लगता है किसी किसी क्वेश्चन में कि चारों ऑप्शन सही हैं। तो जैसे इसमें लग रहा है अट्रैक्शन, ब्यूटी, स्मूथनेस, रिमूव रिंकल्स, तो यहाँ पे जो है आप लोग काफ़ी ध्यान से लगाइएगा, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो आप उस पर ही टिक कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, जो कि है रिमूव रिंकल्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ बटन होल इज यूज फॉर कोट बटन वर्क बटन होल। इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा बटन होल है जो कि कोट में जो कि कोट बटन लगाने के लिए किया जाता है। सो फ्रेंड, अभी मैंने पीछे पढ़ा हम लोगों ने कि बाउंड बटन होल या फिर कोट में बाउंड बटन होल बनाते हैं। तो आप लोग ये देखिए, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन का ये हमारा तीसरा टाइप मिल रहा है जिसमें वही चीज़ पूछी गई है, बस थोड़ा सा चेंज है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कोट बटन को लगाने के लिए किस तरीके की जो है बटन होल का यूज कर सकते हैं या फिर करते हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, बाउंड बटन होल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जिसमें पूछा गया है विच टाइप ऑफ जिपर फॉर स्पोर्ट्स वियर। इसमें पूछा गया है स्पोर्ट्स वियर में किस तरीके की जिप का यूज करते हैं। सो फ्रेंड, पहला ऑप्शन है ओपन एंड जिपर, दूसरा है चेन जिपर, तीसरा है लेडर एंड चौथा है इनविजिबल जिपर। सो फ्रेंड, जो हमारे स्पोर्ट्स गारमेंट होते हैं या स्पोर्ट वियर होते हैं उसमें हम लोग ओपन इन जिपर का यूज़ करते हैं ताकि हम लोग गारमेंट को अच्छे से क्लोज और ओपन कर सकें। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34, जिसमें पूछा गया व्हाट इज टाइप ऑफ डार्निंग। डार्निंग किस तरीके की नीडल से की जाती है या किस तरीके की जो है स्टिच है। पहला है शार्प नीडल, दूसरा है लेंथ एंड थिकनेस, तीसरा है बेंड टाइप एंड चौथा है कटिंग पॉइंट। सो फ्रेंड, जो हमारी हैंड नीडल होती हैं वो काफ़ी शार्प होती हैं, और यहाँ पे जो है हमारी डार्निंग के लिए पूछा गया है तो हमें शार्प नीडल जो है हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। ये हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ स्विंग मशीन यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसमें पूछा गया है किस तरीके की सिलाई मशीन का यूज़ हम लोग औद्योगिक या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए करते हैं। पहला है डोमेस्टिक मशीन। फ्रेंड्स, जो हमारी डोमेस्टिक मशीन होती हैं ये तो घर में ही ज़्यादातर यूज की जाती हैं। थ्रेडल मशीन का भी यूज़ ज़्यादातर घर में ही होता है और हैंडल मशीन का भी यूज़ घर में ही होता है। तो यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा, मोटराइज्ड स्विंग मशीन। फ्रेंड्स, मोटराइज्ड स्विंग मशीन का यूज़ ज़्यादातर इंडस्ट्री में होता है, क्योंकि जो हमारी मोटराइज्ड स्विंग मशीन होती हैं ये काफ़ी हैवी होती हैं और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच नंबर नीडल्स आर यूज टू मसलिन, कैम्ब्रिक एंड थिन फैब्रिक। इसमें पूछा गया है कि किस नंबर की सुई का यूज़ हम लोग कॉटन जो मसलिन है, मसलिन फैब्रिक, कैम्ब्रिक एंड पतले फैब्रिक के लिए करते हैं। सो फ्रेंड, जो हमारी
यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं वो है पहला 11, दूसरा है 14, तीसरा है 9 और चौथा है 18। सो फ्रेंड यहाँ पे मसलिन, कैम्ब्रिक एंड जो है थिन फैब्रिक के लिए हम लोग जो है 9 नंबर की सुई का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नंबर नीडल्स आर यूज टू कॉटन, नायलॉन, क्रेप एंड पॉपलिन फैब्रिक। सो फ्रेंड यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 11, दूसरा है 4, तीसरा है 16 और चौथा है 18। इसमें पूछा गया है नायलॉन, क्रेप एंड कॉटन फैब्रिक के लिए किस नंबर की निडल का यूज़ होता है। सो फ्रेंड हमारे कॉटन, नायलॉन, क्रेप एंड पॉपलिन ये सारे जो फैब्रिक हैं ये हमारे कॉटन के ही अलग अलग वेरिएशन हैं। फ्रेंड्स इन सभी गारमेंट को या फिर फैब्रिक को सिलने के लिए हम लोग जो है 14 नंबर की निडल का यूज़ करते हैं। फ्रेंड 14 नंबर सॉरी यहाँ पे जो है हमारा एडिटिंग में जो है ये शायद गलती से एक डिलीट हो गया है, तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो हमारे ये सभी जो फैब्रिक टाइप हैं इसमें हम लोग 14 नंबर की निडल का ही यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो सही होगा। आप लोग 4 की जगह 14 मान लीजिए, वो थोड़ा सा गलती से हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 जिसमें पूछा गया है विच ऑयल यूज फॉर ट्रेडल स्विंग मशीन। इसमें पूछा गया है ट्रेडल स्विंग मशीन में ऑयलिंग के लिए हम लोग कौन सा ऑयल यूज करते हैं। पहला है ग्रीस ऑयल, तीसरा है लुब्रिकेटेड ऑयल और तीसरा है कोकोनट और चौथा है केरोसिन ऑयल। सो फ्रेंड आप सभी लोग जानते हैं कि स्विंग मशीन में ऑयलिंग करने के लिए हम लोग लुब्रिकेटेड ऑयल का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि लुब्रिकेशन क्या होता है। फ्रेंड्स लुब्रिकेशन होता है स्विंग मशीन में ऑयलिंग करने की प्रक्रिया, उसे हम लोग कहते हैं लुब्रिकेशन प्रोसेस। सो फ्रेंड आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि जो स्विंग मशीन में हम लोग लुब्रिकेशन ऑयल का यूज़ करते हैं, जो लुब्रिकेशन की जो ऑयलिंग करने की का प्रोसेस होता है उसे हम लोग लुब्रिकेशन प्रोसेस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच पार्ट्स ऑफ हेल्प टू मूव द क्लॉथ फॉरवर्ड वाइल स्विंग। इसमें पूछा गया है कि सिलाई के लिए जो फैब्रिक को फॉरवर्ड मूव करता है वो कौन सा जो है पार्ट होता है मशीन का। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पे फिर से बता दे रही हूँ कि जो हमारे फीड डॉग होते हैं, जो हमारे मशीन में दांत नुमा जो पार्ट होता है वही हमारे फैब्रिक को फॉरवर्ड या बैकवर्ड करने में मदद करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज फंक्शन ऑफ प्रेशर फुट। इसे पूछा गया है प्रेशर फुट का काम क्या होता है। फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेशर फुट क्या करता है, हमारे फैब्रिक को दबाए रहता है, एक जगह रोके रहता है ताकि जो हमारा जो फैब्रिक है वो हमारे फीड डॉग से इधर उधर नहीं जाए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, फर्मली टू क्लॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट्स होल्ड द थ्रेड इन पोजीशन फ्रॉम द स्पूल टू द निडल। इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारे थ्रेड को पोजीशन में होल्ड किए रहता है स्पूल से लेकर के निडल तक। सो फ्रेंड आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा धागा जो है वो थ्रेड गाइड से होता हुआ निडल में आता है। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारा जो है ऑप्शन नंबर 2 वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच पार्ट इज द इंगेज एंड डिसएंगेज द स्टिच मैकेनिज्म। इसमें पूछा गया है ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारी स्विंग स्टिच मैकेनिज्म को इंगेज एंड डिसएंगेज किए रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा होगा ऑप्शन नंबर पहला स्टॉप मोशन स्क्रू। फ्रेंड्स इसके ही द्वारा हम लोग अपनी जो स्टिच मोशन है या फिर स्टिच है उसको घटा या बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला है स्टॉप मोशन स्क्रू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर दी फंक्शन ऑफ थ्रेड टेकअप लीवर। इसमें पूछा गया है थ्रेड टेकअप लीवर का क्या काम है। पहला ऑप्शन है मूव दी क्लच, दूसरा है फीड दी थ्रेड टू निडल, तीसरा है दी क्लॉथ firmly इन पोजीशन एंड कंट्रोल द लेंथ ऑफ द स्टिच। सो फ्रेंड, आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा टेकअप लीवर है वो हमारे स्पूल से जितने भी स्टिच बनाने के लिए जितने धागे की आवश्यकता होती है वो उसे खींचता है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, दी क्लॉथ firmly इन पोजीशन, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्लॉथ के लिए जितना स्टिच चाहिए वो उतना थ्रेड ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टिच रेगुलेटर। स्टिच रेगुलेटर का क्या काम है। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि स्टिच रेगुलेटर जो है हमारी स्टिच लेंथ को कंट्रोल करता है। हम लोग उसके द्वारा अपनी स्टिच की लेंथ को घटा या बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट इज मेड टू रोटेट इट वर्क द मैकेनिज्म ऑफ द मशीन। हमारी मशीन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारे जो है उसे रोटेट करता है या हमारी जो स्टिचिंग की प्रक्रिया है उसे रोटेट करता है। पहला ऑप्शन है हमारा निडल बार, दूसरा है प्रेशर बार, तीसरा है फ्लाई व्हील और चौथा है टेंशन स्प्रिंग। सो फ्रेंड, आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी मशीन है जो हमारी प्रोसेस करती है या मूव करती है वो फ्लाई व्हील को मूव करने के बाद ही हमारी पूरी मशीन जो है वर्क करती है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही होगा, जो कि है फ्लाई व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट्स ऑफ कंट्रोल द लेंथ ऑफ द स्टिच। सो फ्रेंड, ये क्वेश्चन जो है हमारा दूसरी बार आ गया है। क्वेश्चन वही है लेकिन इसे दूसरी तरीके से पूछा गया है, विच पार्ट्स दी कंट्रोल दी लेंथ ऑफ दी स्टिच, कि हमारी स्टिच को ऐसा कौन सा पार्ट है जो कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि स्टिच रेगुलेटर ही है जो हमारी स्टिच को कम या ज़्यादा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द रेगुलेट क्लीनिंग ऑयलिंग एंड केयर दी स्विंग मशीन। इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा रीज़न है, ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण हम लोग अपनी मशीन की क्लीनिंग ऑयलिंग और उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं। पहला है मशीन रन्स हैवीली, मशीन बहुत हैवी चलती है, वजनदार चलती है, या पुअर कंडीशन के लिए या फिर पर्पस के लिए या फिर लॉन्ग लाइफ के लिए। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, लॉन्ग लाइफ। क्योंकि अगर हम मशीन की क्लीनिंग ऑयलिंग एंड केयर करते रहेंगे तो वो सालों साल चलती रहेगी। अगर हम उसकी क्लीनिंग ऑयलिंग एंड केयर नहीं करेंगे तो हमारी मशीन जो है वो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 वो सही होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि हमारी लास्ट स्लाइड है और इसमें हमारे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हैं। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ, जिसमें पूछा गया है, व्हाट इज़ द डिफेक्ट्स ऑन फैब्रिक पकरिंग। फैब्रिक पकरिंग क्या है। फैब्रिक जो पकरिंग हो जाता है वो किस डिफेक्ट के कारण हमारी फैब्रिक में पकरिंग हो जाती है, ऐसा कौन सा डिफेक्ट है। फ्रेंड्स, फैब्रिक पकरिंग का मतलब होता है कपड़े का सिकुड़ जाना। सो फ्रेंड, आप सभी लोग जानते हैं कि पकरिंग कब होती है। टेकअप स्प्रिंग ब्रोकन स्प्रिंग, जो हमारे थ्रेड टेकअप लीवर है उसकी स्प्रिंग टूटने पर भी ऐसा नहीं होता है। ज़्यादा ऑयल जो है उसके डालने पर भी नहीं होता है, बॉबिन को फुल करने पर भी नहीं होता है। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि जब हमारी नीडल की जो टिप पॉइंट है वो टूट जाती है तो क्या होता है, हमारा फैब्रिक आपस में सिकुड़ने लगता है। सो फ्रेंड, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है ब्लंट नीडल वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट द रेमेडी फॉर नीडल ब्रेकिंग। इसमें पूछा गया है कि नीडल ब्रेकिंग ना हो उसको जो है सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो पहला ऑप्शन है सेट दी प्रेशर फुट प्रॉपरली, प्रेशर फुट को सही से हमें सेट करना चाहिए। दूसरा है टेकअप स्प्रिंग वीक,
तीसरा है लोअर टेंशन टू टाइट एंड चौथा है फीड डॉग डायरेक्टली। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। सेट दी प्रेशर फुट प्रॉपरली। प्रेशर फुट को हमें प्रॉपरली वहाँ पे सेट करना चाहिए ताकि जो हमारी निडल है वो ब्रेक ना हो। तो हमारा ऑप्शन पहला जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रीजन फॉर अनइवन स्टिच। अनइवन स्टिच आने का क्या कारण है? पहला है निडल ब्लेंड, दूसरा है पुअर थ्रेड, तीसरा है डर्ट इन द बॉबिन केस एंड चौथा है फीड डॉग डर्टी और वर्न आउट। इसमें पूछा गया है अनइवन स्टिच, असाधारण टाके छोटे बड़े। तो निडल ब्लेंड निडल टूटने पर भी ऐसा नहीं होता है, धागा खराब होने पर भी नहीं होता है, बॉबिन केस में धागा ज़्यादा होने पर भी ऐसा नहीं होता है, या गंदगी होने पर भी नहीं होता है। ऐसा तब होता है जब हमारे फीड डॉग में ज़्यादा गंदगी भर गई होती है या ज़्यादा से ज़्यादा कचरा होता है, इस वजह से हमारी जो अनइवन स्टिच है वो आती हैं। सो फ्रेंड, ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया हो। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए। मुझे सजेस्ट करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में सजेशन डाल सकते हैं। एंड जो है आज की ये हमारे जो 50 क्वेश्चन हैं ये पूरे हुए, और मिलेंगे फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, कल जिन लोगों का भी कल एग्ज़ाम है, आप सभी लोग जो है अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा, घबराइएगा नहीं, अपने क्वेश्चन पेपर को कई बार पढ़िएगा, उसके बाद आप लोग अपने सही आंसर्स को टिक कीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।